हेलो फ्रेंड्स, आज 12th साइंस के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मार्च 25 में जो बोर्ड का एग्जाम लिया गया था उसके क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में आप पार्ट ए को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो था हमें एक रिलेशन यहां दिया गया है, रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी वेयर A इज इक्वल टू B माइनस 2। कंडीशन हमें दी गई है कि जो b की वैल्यू है वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने हमारे जो ऑप्शन है उसमें 6 के ज्यादा वाली पेयर एक तो 3 8 वाली है, 8 7 वाली है और 6 8 वाली है। ये तीन जो पेयर दी गई है उसमें b की वैल्यू 6 से ज्यादा है। अब आप सोचिए a और b के बीच का डिफरेंस यहाँ 2 दिया गया है, यानी कि a b से 2 कम है। तो ये जो तीन पेयर है उसमें ये ऑप्शन में हमें a और b का डिफरेंस 2 मिल जाता है। इसमें a और b का डिफरेंस 5 है, सो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसमें a और b का डिफरेंस 1 है, सो ये आंसर भी हमारा नहीं है। लेकिन 6 8 का डिफरेंस 2 मिलता है, यानी कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो C रहता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस की। सेकंड वाला क्वेश्चंस था, हमें जो सेट दिया गया है उसके ऑल ऑनटू फंक्शन कितने हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखना, अगर फंक्शन f a to a है और a में n हमारे एलिमेंट्स दिए जाते हैं तो उसके ऑन टू फंक्शन n फैक्टोरियल जितने होते हैं। और हमें जो यहाँ सेट दिया गया है उसमें सिर्फ 5 मेंबर्स है, यानी कि उसके जो ऑल ऑन टू फंक्शन है वो 5 फैक्टोरियल जितने होंगे। सो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा 5 फैक्टोरियल। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है इफ f of x 1 minus x cube raised to 1/3 then f of x, यानी कि f of x हमें निकालना है। तो f of x इज इक्वल टू f इंटू fx आप लिख दो। fx की वैल्यू है हमारी 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3 जो हमने यहां रखी हुई है। हमारा जो फंक्शन है वो fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3 है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा x है उसकी वैल्यू हमें रखनी है। x की वैल्यू रखनी है 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3, यानी कि x की जगह पे 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3 लिखते हैं। तो यहां भी x की जगह पे हमें लिखना होगा 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू 1/3, जो हमने यहां लिख दिया है। 1 माइनस यहां पे हमने x की वैल्यू रख दी है, उसका पावर 3 है और उसकी पावर 1/3 हमने लिखी हुई है। अब आप देख सकते हैं 1/3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करने से ये 3 कट हो जाता है। सो 1 माइनस एक्स क्यूब रहता है और ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर आपको 1/3 लिखना है। अब ब्रैकेट को हम निकाल देते हैं, 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस एक्स क्यूब हो जाता है रेस टू 1/3। अब ये 1 प्लस माइनस यहाँ कट होते हैं, सो x रेस टू 3 रेस टू 1/3 आपको लिखना पड़ेगा। ये 3 कट हो जाता है, x रेस टू 1 यानी कि x आंसर मिलता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें मोस्ट ऑफ x आंसर मिलता है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चंस की। फोर्थ वाला क्वेश्चंस में साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस साइन इनवर्स 1/2 हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। अब साइन इनवर्स 1/2 मींस साइन 30 यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ 30 वैल्यू रख दी है। सो साइन इनवर्स कॉस यहाँ पे 30 यानी कि π/6 आपको लिखना है। cos π/6 की वैल्यू है हमारी √3/2। सो cos π/6 की जगह पे आपको √3/2 लिखना है। अब साइन इनवर्स √3/2 यानी कि 60 की वैल्यू होगी वो। सो यहाँ पे π/3 हमारा आंसर रहता है। साइन इनवर्स √3/2 यानी कि साइन π/3, यानी कि हमारा जो आंसर है वो A रहेगा।
5 वाले क्वेश्चंस की बात करें तो 5 वाला क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट tan 13 पाई अपॉन 6 प्लस cot इनवर्स cot 7 पाई अपॉन 3। अब देखो tan इनवर्स tan 13 पाई जो है उस अपॉन 6, ये जो फ्रैक्शन है उसका कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। उसी तरह से 7 पाई बाई 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3। tan 2 पाई प्लस, यानी कि जो हमारा 4 क्वाड्रेंट है उसमें 2 पाई यहां रहता है, 2 पाई प्लस यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट में tan पॉजिटिव रहता है, सो tan 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 आप लिख सकते हैं। उसी हिसाब से cot इनवर्स cot 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई प्लस इधर ऑल जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री है वो सभी प्लस होते हैं, सो cot 2 पाई प्लस पाई बाई 3 में cot प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी हम cot पाई बाई 3 लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan पाई बाई 6 मींस पाई बाई 6, cot इनवर्स cot पाई बाई 3 मींस पाई बाई 3, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 2, यानी कि 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, सो पाई बाई 2 हमारा आंसर रहता है, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा। अब बात करूंगा 6 वाले क्वेश्चंस की। 6 वाला क्वेश्चंस में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू रख के हमें पाई बाई 2 आंसर लाना होगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने किया कि x की वैल्यू मैंने 0 ली है, तो x की वैल्यू 0 हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है और राइट हैंड साइड पाई बाई 2 लानी है। सो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x की जगह पे आप 0 रख दो, तो इधर भी x की जगह पे 0 रख दिया। सो साइन इनवर्स 1 माइनस 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 रहेगी, सो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2 जो हमारा राइट हैंड साइड है वो आ जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें C 0 मिलता है। अगर आप साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/2 लोगे तो आपको माइनस पाई बाई 6 मिलेगा, जो हमारा आंसर नहीं है। बात करते हैं 7 वाले क्वेश्चंस की। 7 वाला क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो ये साइन इनवर्स जो माइनस 1/2 है ये माइनस आगे आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस आप लिख सकते हो, और साइन इनवर्स जो 1/2 है वो हमारा पाई बाई 6 एंगल रहता है, सो साइन इनवर्स माइनस 1/2 यानी कि माइनस पाई बाई 6, सो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, और आप देख सकते हो ये 60 है ये 30 है, सो 19 हो जाएगा। सो साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, सो हमारा ऑप्शन रहेगा बी 1। अब बात करते हैं 8 वाला क्वेश्चंस। 8 वाले क्वेश्चंस में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 1 0 1 0 और 2 3 माइनस 1, और हमें ए स्क्वायर निकालना है। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये 2 रो हमें दी गई है, सो ए स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, उसको भी हमने यहां प्रूव किया है। ए स्क्वायर मींस ए इंटू ए, यानी कि ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का यहां मल्टीप्लीकेशन करना होगा। सो हम देख सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 2 0, यानी कि ये लाइन हमारी मिल गई। बाद में 1 0 0 0 1 0 0 3 0, ये भी हमें मिल गया। 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 0, यानी कि फर्स्ट रो का हमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करने से हमारी ये फर्स्ट रो हमें मिल जाती है। उसी टाइप आपको जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, सो आपको इस टाइप की सेकंड रो मिल जाएगी। उसी हिसाब से आपको जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको ये थर्ड जो रो है वो मिल जाती है, यानी कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। सो हमारा आंसर रहेगा बी I3।
अब बात करते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चंस की। नाइन्थ वाले क्वेश्चंस में हमें मैट्रिक्स ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। आपको एक नोट रिमार्क याद रखनी है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो वो ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी जीरो मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन वो किस तरह से जीरो मैट्रिक्स होता है वो भी देख लेते हैं। हमें दिया गया है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए रेज टू टी इज इक्वल टू, आप ए लिख दो। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए रेज टू टी इज इक्वल टू, आपको माइनस ए लिखना है। सो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गए, ए रेज टू टी इज इक्वल टू ए एंड ए रेज टू टी इज इक्वल टू माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास सेम है, सो राइट हैंड साइड को भी हम सेम कर देते हैं। सो a इज इक्वल टू आप माइनस ए लिख सकते हो, जो यहाँ पे हमने लिखा है। अब क्या करेंगे, ये माइनस ए उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, सो 2a इज इक्वल टू हमें 0 मिलता है, यानी कि a इज इक्वल टू 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। सो ये हमारा आंसर है। 10th वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो 10 वाला क्वेश्चंस में हमें मैट्रिक्स दिया गया है a cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इक्वल टू i, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहां हमें निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, हमने a मैट्रिक्स यहां लिख दिया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। अब बात करूंगा उसके डैश की, यानी कि ए डैश कैसे निकालते हैं। ए डैश निकालने के लिए बहुत सिंपल है, रो को आप कॉलम में रख दीजिए, यानी कि ये मेरी फर्स्ट रो है, उसे मुझे फर्स्ट कॉलम में रखना होगा। सेकंड रो है, उसे हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a प्लस ए डैश इक्वल टू हमें i दिया गया है। सो a प्लस ए डैश, यानी कि a मैट्रिक्स और a डैश, ये दोनों का हम सम निकालने वाले हैं। सो cos अल्फा का सम cos अल्फा के साथ करेंगे, माइनस sin अल्फा का सम sin अल्फा के साथ करेंगे, sin अल्फा का माइनस sin अल्फा के साथ सम निकालो, cos अल्फा का cos अल्फा के साथ सम निकालना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो cos अल्फा हमें 2 cos अल्फा मिल जाता है, माइनस sin अल्फा 0 हो जाएगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0 हो गया, cos अल्फा 2 cos अल्फा। बट a प्लस ए डैश इज इक्वल टू i हमें दिया गया है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां लिखना होगा। सो इज इक्वल टू मैंने लिख लिया है 1 0 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। सो आप 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, जो हमने यहां लिख दिया है 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। सो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2। cos के लिए 1/2 वैल्यू π/3 के लिए मिलती है, सो हमने यहां cos π/3 लिख दिया है। सो हमारा अल्फा रहेगा π/3 या फिर 2π माइनस π/3, यानी कि 5π/3। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो π/3 है, यानी कि हमारा ऑप्शन रहेगा बी। अब बात करते हैं 11 वाले क्वेश्चंस की। 11 वाला क्वेश्चंस में x एंड y आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n and 2 cross p respectively. If n is equal to p, then the order of the matrix 7x minus 5y. तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसका ऑर्डर हमें दिया गया है 2 क्रॉस n and 2 क्रॉस p। बात करनी है 7x minus 5y के लिए। तो 7x माइनस 5y के लिए क्या करेंगे, 7x जो है उसका ऑर्डर लिखेंगे और 5y का ऑर्डर लिखना है। जो x का ऑर्डर है वही 7x का रहेगा, यानी कि 2 क्रॉस n, और जो y का ऑर्डर है वो हमें 5y का ऑर्डर लिखना पड़ेगा 2 क्रॉस p। ये 2 कट हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू p, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5y का
2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p मिलता है। हमारे ऑप्शन में 2 क्रॉस n हमें दिया गया है, सो ये उसका आंसर होगा। अब बात करते हैं 12th वाला क्वेश्चंस। 12 वाला क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, सो आपको ये ध्यान रखना होगा। हमें एक ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस दिए गए हैं और उसका जो एरिया है वो भी हमें दिया गया है और हमें k की वैल्यू यहां फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू, हमें जो वर्टाइसेस दिए गए हैं वो हमने लिख दिए हैं -2 0 1 0 4 1, यानी कि 0 k 1, यानी कि a b c जो वर्टाइसेस दिए गए हैं उनको हमें यहां डिटरमिनेंट में फॉर्म में रख दिया है। अब बात करता हूं -2, यहां पे प्लस माइनस प्लस लिख दीजिए। -2 की बात करूं तो 4 1 जा 4 माइनस k इंटू 1 k लिखना पड़ेगा। -0 के लिए हम काउंट नहीं करते, वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 के लिए काउंट किया है। 1 के लिए अगर काउंट करूं तो इतना पोर्शन निकाल दो, 0 4 0 k, यानी कि 0 इंटू के 0 रख दो, 0 इंटू 4 0 रख दो। सो -2 इंटू 4 -8 माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। सो -8 और प्लस 2k हमें d मिलता है। अब बात करता हूं एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मोड d इज इक्वल टू 4 आपको लिखना है। 2 4 जा 8 रहेगा, सो मोड d इज इक्वल टू 8। d की वैल्यू हमने यहां निकाल दी है 2k माइनस 8, जो मैंने यहां रख दी है। सो ये मोड को निकालने से इस साइड पे आपको प्लस माइनस लिखना है। सो हमारे पास दो केस हो जाएंगे, 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 8, -8 राइट हैंड साइड जाए तो प्लस होगा, 8 प्लस 8 16 रहेगा, 16/2, यानी कि फर्स्ट आंसर मेरा रहेगा k इज इक्वल टू 8, जो आप यहां देख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट केस था। बात करता हूं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में 2k माइनस 8 इज इक्वल टू -8 है, सो ये -8 कैंसल हो गया, 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू यहां 0 मिलती है। सो हमारा ऑप्शन में हमें k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। सो हमारे जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें हमारा ऑप्शन रहेगा C 0 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ a इज इक्वल टू 2 3, ये मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का और इसका a इनवर्स फाइंड करना है। आपको पहले a इनवर्स की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 मोड a। a इनवर्स की हमारी जो फॉर्मूला है 1 मोड a, यानी कि डिटरमिनेंट a इंटू एक्सॉइन a, यानी कि हमें इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो पहले मैंने ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, बाद में डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख दिया है। 2 3 1 4, 2 4 जा 8 रहेगा, 3 1 जा 3 रहेगा, 8 में से 3 को निकालो 5 आ जाएगा, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो 5 रहेगा। बात करता हूं एक्सॉइन में क्या करेंगे, ये 2 4 है, उसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि 2 4 है तो 4 2 लिख दो और इसकी साइन चेंज कर दो, ये 1 3 है तो -1 -3 लिख दो। अब a इनवर्स का ये फॉर्मूला है वो रखना होगा आपको, उसमें आपको जो डिटरमिनेंट का वैल्यू मैंने फाइंड किया है वो रखा है 5 और जो एक्सॉइन a हमने निकाला है वो रख दिया है, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो यहां आंसर मिलता है। अब बात करूंगा 14 वाले क्वेश्चंस की। 14 वाला क्वेश्चंस में हमें a यानी कि 3/3 मैट्रिक्स दिया गया है और उसका जो मोड एक्सॉइन a यानी कि जो एक्सॉइन a है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक शॉर्ट की याद रखनी होगी, कुछ करना नहीं, सिर्फ ये आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। एक्सॉइन a
का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, एक्सॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ए रेज टू n माइनस 1। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 3/3 फॉर्म में है। सो n की वैल्यू अगर आप 3 रख दो तो 3 माइनस 1, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि सिर्फ आपको a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसका सिर्फ डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख दिया। सो 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 0 इंटू 2 0। अब इसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। सो -3 इंटू 1 यानी कि -3 हमें इसका वैल्यू मिलता है। और हमने जो ये बनाया है हमारा जो फॉर्म है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की वैल्यू मुझे कितनी मिली, -3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये इजी, एक बहुत इजी तरह से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो हमारा ऑप्शन जो है उसमें डी ऑप्शन 9 दिया गया है, वो हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 15 वाला क्वेश्चंस। तो आप ये ध्यान पे रखना, ये टैक्स का ही है और थोड़ा समझना भी होगा। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा 1। उसके लिए ये ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको हमें डिटरमिनेंट उसका निकालना है। फर्स्ट ऑफ तो हम यही करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे प्लस लिख दो, माइनस लिख दो और प्लस लिख दो। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो 1 ब्रैकेट में 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा। साइन का माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसी हिसाब से माइनस साइन थीटा की बात करूं तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, -1 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। 1 की बात करें तो माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस साइन थीटा है, ये कट हो जाएगा। सो आप 0 लिख सकते हो। माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, -1 प्लस 1 रहेगा। ब्रैकेट को निकाल देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, 1 प्लस 1 2 लिखना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा की जो रेंज है वो कौन सी है, तो साइन थीटा -1 to 1 यानी कि -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, ये साइन थीटा की रेंज है। अब क्या कर देते हैं, स्क्वायर में अगर लिखते हैं तो 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ मुझे +1 लिखना पड़ेगा, यानी कि +1 सभी में ऐड कर देते हैं। तो इसमें +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे +1 ऐड किया, यहाँ पे भी +1 ऐड कर दिया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सभी को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सो ये हमारा आंसर रहेगा 2 4, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 4। ये क्लोज इंटरवल में हमें आंसर लिखना है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए आप अपने हिसाब से। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहां सही रहता है। अब बात करते हैं 16 वाला क्वेश्चन जो चैप्टर 5 में से दिया गया है। ये टाइप का क्वेश्चंस हर साल बोर्ड की एग्जाम में आता है। सो आपको ये मेथड कंप्लीट करनी होगी। यहाँ इस क्वेश्चंस को हमने 2 मेथड में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो मेथड है वो आपकी रिटर्न यानी कि पार्ट बी में अगर पूछा जाए तो आपको ये फर्स्ट मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। हमें जो फंक्शन यहाँ दिया गया है वो फंक्शन x इक्वल टू 3π/2 आगे कंटिन्यूअस है। फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ दी गई है 3। तो उस हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। f इज कंटिन्यूअस एट x
इक्वल टू 3π/2। लिमिट x टेंस टू 3π/2 f ऑफ x, उसकी वैल्यू हमें 3 दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू 3 हमें दी गई है। सो लिमिट x टेंस टू 3π/2 f ऑफ x इज इक्वल टू पहले 3 लिख दिया है। बाद में क्या किया मैंने, यहाँ 3π - 2x है, उसमें से 2 को कॉमन ले लिया। सो मैंने 2 कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ 3π/2 रखना पड़ेगा और यहाँ से 2 को बाहर ले लिया, सो -x मैंने लिखा है। यानी कि 3π/2 - x फॉर्म में हमें इस cos x की भी वैल्यू यहाँ रखनी होगी। तो आप याद रखना sin 3π/2 - x, sin 3π/2 - x is equal to -cos x। So cos x is equal to आप -sin 3π/2 - x लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे cos x की मुझे वैल्यू रखनी है, cos x की वैल्यू -sin 3π/2 - x लिखनी होगी। ये के रखना है जो दिया गया है। अब आप देख सकते हो, इसके लिए मुझे फॉर्मूला 11th में भी आया था कि sin x अपॉन x होता है लिमिट x टेंस टू 0। अगर sin x अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो हम क्या करेंगे, ये -k और 2 को पहले बाहर रख देते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 3π/2 sin 3π/2 - x अपॉन 3π/2 - x लिख दो इज इक्वल टू 3। सो ये पूरा जो हमारा पोर्शन है वो 1 हो जाएगा। सो -k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो। बात करते हैं -k। सो -k 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो, वो रहेगा -6, यानी कि -k इज इक्वल टू 6 आंसर रहता है। सो k इज इक्वल टू -6 आप लिख सकते हो। अब बात करूंगा दूसरी मेथड की। तो दूसरी मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमें f ऑफ x दिया गया है, हमारा f ऑफ x है k cos x अपॉन 3π - 2x, उसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो क्या करूंगा मैं, cos का लिखूं -sin x, इसका तो 0 हो गया, x का क्या लिखूंगा 1। सो -k sin x अपॉन -2। आप देख सकते हो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 3π/2। सो k sin x की वैल्यू 3π/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। लेकिन sin 3π/2 की वैल्यू कितनी है -1, तो इधर k इंटू -1 लिखो, 2 3 जा 6 लिख दो। सो -k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू -6। तो ये बहुत इजी मेथड है, आपको इसी तरह से ये एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। अब बात करते हैं 17 वाले क्वेश्चंस। ये भी चैप्टर 5 में से ही दिया है, ये बहुत इजी था। x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, देन dy बाई dx। तो हमें जो x दिया गया है, पहले उसका डिफरेंशिएट निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि dx बाई डी थीटा, a थीटा का 1 रहेगा, साइन का कॉस रहेगा, y a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो dy बाई डी थीटा, a 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, सो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि a साइन थीटा हो गया। फिर से dx बाई डी थीटा है, a 1 माइनस कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा है a साइन थीटा, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है हमारा a साइन थीटा, dx बाई डी थीटा है हमारा dx बाई डी थीटा, हमारा a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा था जो लिख दिया, a को कैंसिल कर दो, साइन की वैल्यू रख दो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आप देख सकते हो 2 को कैंसिल कर दिया है, एक साइन कट कर दो तो cos अपॉन क्या बचेगा, साइन, cos अपॉन साइन कौन सा फंक्शन है, cot थीटा बाई 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा cot थीटा बाई 2। अब बात करते हैं 18 वाले क्वेश्चंस की। 18 वाला क्वेश्चंस है d बाई डी एक्स साइन log 7x, यानी कि बेस कौन सा है 7। हम क्या करेंगे, इसे y लिख देते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में log 7 बेज x,
यहां मैंने बेस रूल्स के हिसाब से अब इसका पूरा फॉर्मेट निकालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट साइन लिख दिया, log x अपॉन log 7 यहां लिख देते हैं। ये हो गया हमारा बेस रूल। अब साइन का कॉस हो जाएगा log x, यानी कि पूरा इसे आप u समझ लो या x समझ लो, ये पूरा। तो साइन अगर x है तो cos x लिख सकते हो, और x की वैल्यू हमने ये रख दी है। अब log 7 ये तो कांस्टेंट है, उसे आप रख दो। तो log x का चेन रूल के हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा। सो log x का रहेगा 1 अपॉन x, यानी कि cos log x अपॉन log 7, फिर से आप log 7x लिख सकते हो। ये 1 अपॉन log 7 रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x रहेगा। सो cos log 7x अपॉन log 7 इंटू x लिख सकते हो, जो आपका C आंसर रहता है। अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चंस की। 19 वाला क्वेश्चंस में हमें r ऑफ x दिया गया है, r ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालना है x इक्वल टू 10 लेके। तो हम पहले क्या करिए, बहुत सिंपल है, 6.1 में से MCQ है और इस मेथड का MCQ आपको पूछा जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, ये बहुत सिंपल है, r ऑफ x लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि r का dr अपॉन dx लिख दो, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो जाएगा। सो यहां 6x प्लस 36 मिल जाता है। सो ये हमारा dr बाई dx है। अब मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालने के लिए x की वैल्यू 10 रखनी है। सो x की जगह पे आप 10 लिख दो, तो 10 6 16 मिलेगा प्लस 36, यानी कि 96 हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 20 वाले क्वेश्चंस की। 20 वाला क्वेश्चंस है, हमें एक फंक्शन दिया गया है और ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीज होता है। तो आपको पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। हमें फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। आपको प्रोडक्ट वाला यहाँ फॉर्मूला यूज करना है। सो fx का हम f डैश x लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर रख दो, ई रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले तो ई रेज टू माइनस एक्स का ई रेज टू माइनस एक्स ही रहता है, लेकिन माइनस एक्स का -1 लिखना पड़ेगा। बाद में क्या करते हैं, ई रेज टू माइनस एक्स को रख दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो तो 2x रहता है। सो माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x ई रेज टू माइनस एक्स लिखा हुआ है। बाद में क्या किया मैंने कि 2x ई रेज टू माइनस एक्स को पहले रख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स को बाद में रखा हुआ है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें तो देख सकते हो आप x ई रेज टू माइनस एक्स दोनों में कॉमन निकलते हैं। तो यहां मेरे पास क्या बचा 2, इसमें से मैंने x ई रेज टू माइनस एक्स को बाहर ले लिया है। सो इधर अभी एक x बचता है, यानी कि हमारा f डैश x ये मिल गया है। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल। टू फाइंडिंग इंटरवल f डैश x आपको 0 रखना होगा। सो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू हमें 0 लेनी है। तो हमारा f डैश x कौन सा है, x ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। सो मेरी x की वैल्यू एक 0 मिल गई है, और 2 माइनस एक्स की वैल्यू भी 0 है, यानी कि ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो x की हमें दो वैल्यू मिलती है 0 और 2, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप देख सकते हो जो ये लाइन हमने नंबर लाइन लिखी है उसमें पहले आपको माइनस इंफिनिटिव लिख लेना है। बाद में क्या किया, ये 0 2 वैल्यू हमें मिली है, सो हमने यहाँ 0 और ये 2 लिख दिया है। तो ये जो पहला जो इंटरवल है हमारा -1 to 0, उसमें जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज होता है। यहां से कोई भी आप एक रैंडम नंबर ले लो और उसे f डैश x में रख दो, तो आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, यानी कि नेगेटिव नंबर मिलता है, इसलिए वो फंक्शन वहां पे डिक्रीज होता है।
अब बात करता हूं 0 से 2 वाले इंटरवल में। अगर 0 से 2 वाले इंटरवल में 1 नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 लेते हैं और उसे हम f डैश x में रख देते हैं, तो वो हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर मिलता है। सो वहां पे वो इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट है 2 से इंफिनिटी के बीच, यानी कि 3, 4, 5 कोई भी एक नंबर आप रख सकते हो f डैश x में, तो आपकी जो f डैश x की जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिलती है। सो वहां पे वो डिक्रीज होता है, यानी कि 0 to यही एक इंटरवल है जहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीज होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है आपको वो 0 to रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट के ही है, आप देख लेना। 21 वाला क्वेश्चंस ये भी आपको ध्यान पे लेना है। हमें जो फंक्शन दिया है fx 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले f डैश x को निकालना पड़ता है। अब देखो f ऑफ x हमें क्या दिया है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया है ऊपर। बाद में मैंने माइनस 2x रख दिया। सो x में से 2x निकल जाए तो माइनस x मिल जाता है। फिर क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो तो आपको 1 मिलेगा। माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। ये अभी हमारा फंक्शन ही है। अब क्या करेंगे, उसका f डैश x निकालते हैं। सो f डैश x निकालूं तो ये कांस्टेंट टर्म है, उसका तो 0 हो गया। -2 बाहर ले लेते हैं। सो डिवीजन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स करेंगे, बाद में x रख दो, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब x का डी बाई डी एक्स, यानी कि x का क्या होगा 1 का 0 जो हमने नहीं लिखा, 1 का 0 होगा, x का 1 और x स्क्वायर का 2x। सो -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस x इंटू 2x स्क्वायर। आप देख सकते हो ये x प्लस माइनस कट हो गया। सो 1 एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालो तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये डिवीजन रूल्स के हिसाब से हमने f डैश x निकाल लिया है। तो फाइंडिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेट f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि जो हमें f डैश x निकाला है उसकी वैल्यू हमें 0 रखनी है। तो आप देखो यहाँ पे -2 f डैश x -2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख लिया। इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया, यानी कि -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रहेगी। सो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलती है। तो फिर से ये हमने एक लाइन नंबर वाली लाइन रख दी है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक की, और -1 से 1 तक का नंबर भी हमने यहाँ लिख दिया है। हमें बात करनी है अपनी मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सिर्फ 1 लेंगे और उसे हमें फंक्शन में रख देना है। हमारा जो फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, उसमें हमने x की वैल्यू 1 रख दी है। हमारा जो फंक्शन हमें दिया गया था वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। सो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे मैंने 1 रखा है। सो 1 माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 अपॉन 3 हमारा आंसर रहता है। ये टेक्स्ट का MCQ है और आपको ये याद रखना होगा। अब बात करता हूं 22 वाले क्वेश्चंस की। हमारा जो 22 वाला क्वेश्चंस है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कही गई है। The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 8 centimeter
per hour, the rate of increase of its area when length of side is 2 cm। तो पहले बात करेंगे लेंथ की। हम इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है हमारा, उसकी जो साइड है उसकी लेंथ मैंने एज्यूम की है x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप देख सकते हो इधर लिखा है रेट जो इंक्रीज हो रही है वो साइड, वो उसका रेट हमें 8 सेंटीमीटर पर आवर दिया गया है, यानी कि dx by dt हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर पर आवर, और x साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो यहां यूज करना है, आपको फॉर्मूला यहां याद रखना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है एरिया का वो है √3/4x²। अब उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमें t करना होगा। सो dA/dt √3/4 को रहने देते हैं, x² का आप 2x × dx/dt लिख सकते हो। साइड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है, सो x की जगह पे आपको 2 रखना है। dx/dt भी हमें दिया गया है 8, सो आप देख सकते हो 2 × 2 = 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं 23 वाले क्वेश्चंस की। ये सब इंटीग्रेशन में से है, सो आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन x⁹ अपॉन 4x² + 1⁶ dx। तो यहां आपको क्या याद रखना है कि जो हमें पार्ट्स दिया गया है उसकी बात करूं तो इसका जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसमें हमें क्या किया कि x² के साथ सबको डिवाइड कर दिया, इसलिए x² के साथ मल्टीप्लाई भी किया। ऐसे भी समझ सकते हो, x² को कॉमन ले लिया, सो इधर से x² को कॉमन ले लिया, 4 रख दिया, इसमें से x² को कॉमन ले लिया, 1/x² रख दिया। बाद में पूरा ब्रैकेट तोड़ते हैं, सो 2 6 12 4 + 1/x²⁶ रख दिया है। आप देख सकते हो ये 9 टाइम है, ये 12, इसकी पावर 9 है, इसकी 12 है, तो मैंने क्या किया 9 पावर को निकाल दी, सो 3 पावर यहां रह जाएगी, और ये 4 + 1/x²⁶ लिख दिया है। अब बात करते हैं 4 + 1/x², तो 4 + 1/x² इक्वल टू हम t ले लेते हैं। ये 1/x² है, सो आप x⁻² लिख सकते हो। t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो t का dt/dx 4 का तो 0 हो गया, x⁻² का -2x -2 -1 -3 रहेगा, सो -2/x³ आप लिख सकते हो। सो dt/-2 = dx/x³ मिल जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 12 पावर है, ये 9 पावर थी, यानी कि 3 पावर तो हमने रख दी है, सो dx/x³ यानी कि dx/x³ की वैल्यू d/-2 लिखनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे मैंने d/-2 रख दिया है। ये हमने t लिया है, सो t⁶ लिख दो, 1/-2 बाहर ले लो, सो इंटीग्रेशन dt t⁻6 ऊपर ले जाओ, सो माइनस हो गया। अब t⁻6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻6 + 1/-6 + 1 यानी कि t⁻5/-5 माइनस माइनस प्लस, सो 1/5 = 10, t⁻5 रहेगा। t की वैल्यू जो हमने ली है वो रख दी है, t की वैल्यू है मेरी 4 + 1/x²⁻5, यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 24 वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। इंटीग्रेशन sin⁻24x अपॉन cos⁻26x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के पहले तो पावर सेम कर दूंगा। sin⁻24 है, सो क्या किया मैंने cos⁻24 रख दिया, सो इस तरफ 1/cos² लिखना पड़ेगा क्योंकि 24 और 2 26 रहता है। sin/cos कौन सा फंक्शन है 10, 1/cos² क्या लिख सकते हो sec²। अब क्या करेंगे, लेट t = 10x, t = 10x, सो dt/dx 10 का क्या हो जाएगा sec²x, सो dt = sec²x dx रहता है। सो यहाँ पे sec²x dx की जगह पे आपको dt लिखना है और यहाँ t लिखना है। सो t⁻24 × dt, t⁻24 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻25/25,
t की वैल्यू मेरी 10 है, सो 10 रेज टू 25x अपॉन 25 प्लस c, तो ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं 25 वाला जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस था, उसके ऑप्शंस बोर्ड में जो दिए गए थे उसका सबको बोनस मार्क्स मिला था। लेकिन हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन sin x अपॉन 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x dx। तो हमने क्या किया है, लेट t इज इक्वल टू cos x, सो dt बाई dx, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x, सो dt इज इक्वल टू माइनस sin x dx। ये माइनस साइन को मैंने यहां ले ली है, सो ये माइनस dt इज इक्वल टू आप sin x dx लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे sin x dx ये sin x और dx है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस dt, सो आप यहाँ माइनस dt रख दो। 3 प्लस 4 cos स्क्वायर x, यानी कि cos की वैल्यू तो t है, सो आप लिख सकते हो माइनस dt अपॉन 3 प्लस 4 t स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लेते हैं, सो 4t स्क्वायर मीन्स 2t का स्क्वायर, 3 मीन्स √3 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। सो ये हम यहाँ यूज करना है। उससे पहले क्या करेंगे, ये ट्वाइस t का जो डिफरेंशिएशन है 2, वो पहले बाहर लिख देते हैं, सो माइनस 1/2 करके हमने लिख दिया है। अब इसके लिए वो फॉर्मूला यूज करो, 1 अपॉन a की जगह पे √3 है, tan इनवर्स x की जगह पे ट्वाइस t है, a की जगह पे √3 है, सो माइनस 1 अपॉन 2√3 tan इनवर्स 2, t की वैल्यू cos x है √3 प्लस c, ये हमारा आंसर रहता है। जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये आंसर नहीं दिया गया था, इसलिए सभी को बोनस मार्क्स मिले थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, 26 वाला क्वेश्चंस है हमारा, ये आपकी टेक्स्ट में से ही है, इंटीग्रेशन e रेज टू x 1 प्लस x dx अपॉन cos स्क्वायर x e रेज टू x। ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है। आपको क्या करना होगा, जो x e रेज टू x है उसे लेट t x e रेज टू x, अब प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, dt बाई dx x e रेज टू x का e रेज टू x लिख दो, e रेज टू x x का 1 लिख दो, इन दोनों में से e रेज टू x को कॉमन ले लेते हैं, सो dt बाई dx e रेज टू x को कॉमन लेने से x प्लस 1 बचेगा, सो dt इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 1 dx मिलता है। तो आप देख सकते हो e रेज टू x 1 प्लस x dx, तो क्या लिखना पड़ेगा उधर dt, cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है t, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर, सो sec स्क्वायर t dt लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan t, सो tan t प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू आप रख दो x e रेज टू x, यानी कि ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, 27 वाला क्वेश्चंस, ये भी इंटीग्रेशन में से है। इफ f is continuous and even function, f continuous and even function हमें दिया गया है, माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 2026, सो माइनस a to 0 fx dx। अब देखो ये नॉट, f इज कंटिन्यूअस एंड इवन फंक्शन हमें दिया गया है, सो माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू 2 माइनस a to 0 fx dx आप लिख सकते हो। माइनस a to a fx dx आपको दिया गया है 2026 इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है कि माइनस a to 0 fx dx हमें निकालना है, सो हमने क्या किया, ये पोर्शन लिखा 2026 और ये पोर्शन लिखा है 2 इंटीग्रेशन माइनस a to 0 fx dx। अब क्या किया मैंने कि माइनस a to 0 fx dx इज इक्वल टू 2026 लिखा और उसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया, सो 1013 हमारा आंसर रहता है। यानी कि माइनस a to 0 fx dx फाइंड करना है तो भी 1013 आंसर रहता है, अगर इंटीग्रेशन a to 0 बोला होगा था तो भी सेम आंसर, 0 to a बोला होता तो भी आंसर यही रहता। यानी कि हमें जो MCQ पूछा गया है उसमें माइनस a to 0 पूछा गया है, अगर 0 to a पूछा गया होता fx dx तो भी हमारा आंसर सेम रहता।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं 28 वाला क्वेश्चंस, ये भी आपकी टेक्स्ट में है, टेक्स्ट का ही एमसीक्यू है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। तो यहाँ पे हमें पहले P4 जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसका यूज करना है। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है 0 टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, इसे यूज करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे से जाएंगे। x की जो जगह है, x की जगह पे हमें वैल्यू देखनी है। तो हमारा a प्लस ये आप देख सकते हो 0 टू a यानी कि a माइनस x लिखना पड़ेगा ना। तो x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर से बोलता हूं, x की जगह पे आपको a माइनस एक्स लिखना है। हमारा a यहाँ पाई बाई 2 रहता है, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स, a पाई बाई 2 है, सो x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दी है। अब आप देखो ये हमारा i है। अब इसकी बात करूं तो 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। इसे भी हम i लिख देते हैं। सो ये भी हमारा i हो गया, और हमें जो दिया गया है वो भी हमारा i है। सो i प्लस i करते हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है और ये जो आंसर आया, इन दोनों का हम सम निकालेंगे। तो i प्लस i करते हैं, सो 2i इज इक्वल टू, तो दोनों में से पहले तो इंटीग्रेशन सेम है, निकाल देता हूं। अच्छा, अगर लॉग में अगर सम निकालना है तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि लॉग, ये मेथड को आपको यूज करना है। लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल टू, आप लॉग ए बी लिख सकते हो। सो ये हमारा होगा a और ये होगा b, यानी कि लॉग ए बी हमने लिख दिया है। ये कट हो जाएगा और ये पोर्शन भी कट हो जाएगा, यानी कि log 1 आप लिख सकते हो। log 1 की वैल्यू कितनी है, 0। सो 2i इज इक्वल टू 0 रहेगा। सो i इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। बात करते हैं 29 वाले क्वेश्चन। ये भी टेक्स्ट का है, बहुत इजी है, आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन dx अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो e रेज टू माइनस एक्स है उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, फिर ई रेज टू एक्स के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ई रेज टू एक्स डीएक्स, इसको ई रेज टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ई रेज टू एक्स रेज टू 2 प्लस 1। अब बात करते हैं 29 वाला क्वेश्चन, ये भी हमारी टेक्स्ट में है। इंटीग्रेशन dx अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। तो हमने पहले क्या किया, जो हमारा ई रेज टू माइनस एक्स है उसकी जगह पे हम 1 अपॉन ई रेज टू एक्स लिख देते हैं। ई रेज टू माइनस एक्स की जगह पे 1 अपॉन ई रेज टू एक्स रख दो, फिर सभी को ई रेज टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इधर ई रेज टू एक्स डीएक्स लिखा, ई रेज टू एक्स यानी कि ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, इसको ई रेज टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो कट हो जाएगा। सो ये 1 हो गया। अब क्या करते हैं, t इक्वल टू ई रेज टू एक्स ले लेते हैं। सो t इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dt बाई dx ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स रहता है। सो dt इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, यानी कि जो हमारा ई रेज टू एक्स dx है उसकी जगह पे आपको dt लिखना है। इधर t लिखो तो t स्क्वायर प्लस 1, यानी कि dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 मिलता है। यानी कि फिर से फॉर्मूला की बात करूं तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद रखना है। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यानी कि a की जगह पे 1 है, सो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x की जगह पे t अपॉन 1 प्लस c, यानी कि ये हो गया tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, e रेज टू x, यानी कि हमारा आंसर रहेगा tan इनवर्स e रेज टू x प्लस c। अब बात करते हैं 30 वाला क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल बोर्ड में आते हैं, सो आपको ये याद रखना है। इंटीग्रेशन x प्लस 1 ई रेज टू एक्स dx, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत सिंपल है। ये जो x है ना वो हमारा fx है, और ये जो 1 है वो हो जाएगा f डैश x, क्योंकि fx अगर x है तो f डैश x क्या होगा, 1। सो ये तो फॉर्मूला हो गया ई रेज टू एक्स fx प्लस f डैश x dx। तो उसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स fx। तो ये हमने लिख दिया है ई रेज टू एक्स fx। fx हमारा कौन सा है, x,
सो ई रेस टू एक्स एक्स प्लस सी ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं 31 वाले क्वेश्चन। 31 वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर 8 में से दिया गया था। एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x square plus y square is equal to 4 and the lines x equal to 0 and x equal to 2। हमें एरिया निकालना है सर्कल का, लेकिन वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ये मेथड से आपको निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो 4 के साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हमें जो सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 4, यानी कि आर स्क्वायर हमें 4 लेना होगा। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है, एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर को हमें 4 के साथ डिवाइड करना होगा। हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, सो 1/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 लिख दो, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई हमारा आंसर रहेगा। बात करते हैं 32 वाले क्वेश्चंस की। तो इसमें हमें जो कर्व दिया गया है वो साइन एक्स है। अगर साइन एक्स या कॉस एक्स कोई भी कर्व देते हैं तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए एकदम सिंपल मेथड है, आप याद रखना, a इज इक्वल टू मोड ऑफ b माइनस ए अपॉन पाई बाई 2। साइन या कॉस दोनों में से कोई भी कर्व आपको देते हैं तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, हमें जो दो लिमिट दी गई है वो सिर्फ यहाँ पे रखनी है। हमें जो लिमिट दी गई है वो है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, यानी कि ए बी हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू सिर्फ रखनी होगी हमें। तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू हमें माइनस पाई बाई 2 दी गई है, बी की वैल्यू पाई बाई 2 जो यहाँ पे मैंने लिख दी है, बी की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस ए की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, सो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 आपको लिखना है। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा अपॉन पाई बाई 2, सो पाई इंटू मल्टीप्लाई, यानी कि ये पाई बाई 2 जो है उसे आप इस तरह से लिखिए 2 अपॉन पाई, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, पाई इंटू 2 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आपका 2 आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 33 वाला क्वेश्चंस है। 33 वाला क्वेश्चंस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द x एक्सिस एंड लाइन्स x माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो पहले हमने एक ग्राफ कर दिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ है। हमें जो दो लाइन दी गई है उसमें एक लाइन है हमारी ये वाली लाइन, वो है x इक्वल टू माइनस 2। दूसरी लाइन हमें जो दी गई थी वो x इक्वल टू 1 है, सो a 1 0 लिया है और यहाँ c माइनस 2 0 लिया है, यानी कि जो हमारी लिमिट है वो माइनस 2 से 0 तक लेनी है क्योंकि ये ओरिजिन है। सो माइनस 2 0 ये फर्स्ट हमारा एरिया होगा और 0 to 1 ये सेकंड एरिया होगा। सो हमने दो एरिया यहां निकाले हैं, I1 माइनस 2 से 0, माइनस 2 से 0 y dx, y की वैल्यू हमें दी गई है x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रेशन कौन सा होगा, x is to 4/4 माइनस 2 to 0, यानी कि पहले अपर लिमिट लिखो यहाँ 0, सो 0 रेस टू 4 अपॉन 0 माइनस लोअर लिमिट लिखी मैंने माइनस 2 रेस टू 4 अपॉन 4, तो ये तो पूरा 0 हो गया। सो माइनस 2 रेस टू 4 ये 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, यानी कि माइनस 4। I2 की बात करूं तो हमारी लिमिट रहेगी 0 to 1, सो ये भी हमें निकालनी होगी। सो 0 to 1 y dx, y की वैल्यू दी गई है x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेस टू 4/4 लिमिट 0 to 1, उसी हिसाब से पहले अपर लिमिट लिखते हैं। सो x की जगह पे 1 लिखूं तो 1 रेस टू 4/4 माइनस लोअर लिमिट 0 है जो नहीं लिखते चलेगा, सो 1/4 हमें I2 मिलता है। सो रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं सो I1 प्लस I2 का मोड, यानी कि I1 हमारा -4 था, I2 1/4 था, -4 का मोड 4 हो जाएगा प्लस 1/4,
4 4 जा 16 प्लस 1 अपॉन 4, सो 16 प्लस 1 17 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 34 वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर 9 में से था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे डिग्री हमें पूछी गई, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पूछा गया है, डिग्री यहाँ नहीं पूछी गई। हमें डिफरेंशिएशन एक इक्वेशन दिया गया है, आपको क्या करना होगा, जो हमें इक्वेशन देते हैं उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सी है। तो आप देख सकते हो ये सेकंड टाइम है, ये 1 टाइम है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करता हूं तो वो होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो उसका ऑर्डर कितना होगा 2, तो ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं 35 वाले क्वेश्चंस की। 35 वाले क्वेश्चंस में हमें एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो बहुत सिंपल है, ये x अपॉन वाई है, तो x अपॉन वाई v ले लो, x अपॉन वाई v, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू वाई, वी वाई, यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 36 वाले क्वेश्चंस। 36 वाला क्वेश्चंस में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। हमें कौन सा इक्वेशन दिया है, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई। सभी को 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे dx बाई डी वाई हो जाएगा, वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो। कंपेयरिंग विथ dx अपॉन dy प्लस p ऑफ yx इक्वल टू qy। सो ये हो गया हमारा p ऑफ y, जिसको हमें यूज करना होगा। सो p ऑफ y कौन सा है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो e रेज़ टू संकलन p ऑफ y dy आपको लगाना है। तो ये फॉर्मूला में p ऑफ y की जो वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हो। अगर हमें पता है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2y होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -2y dy, तो हमें -2 के साथ यहाँ डिवीजन भी लगाना पड़ेगा। सो -1/2 आप लिख सकते हो, जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है हमारा, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -2y, यानी कि अगर ये मैं t लेता हूं तो ये dt हो जाएगा। सो dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log t, यानी कि log 1 माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हैं। log की आगे जो ये -1/2 लिखा है वो पावर में चला जाएगा। सो log 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर में -1/2 आप लिख सकते हो, ये 1 हो गया। सो 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज़ टू -1/2, इसे प्लस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज़ टू 1/2, और 1/2 मीन्स रूट, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर रहता है। 37 वाला क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस y। ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्या करेंगे हम, ये dy बाई dx जो हमें दिया गया है e रेज़ टू x माइनस y, उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, dy बाई dx e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू माइनस y आप लिख सकते हो, e रेज़ टू x e रेज़ टू माइनस y। बाद में क्या करते हैं कि dy अपॉन e रेज़ टू माइनस y लिख देते हैं, सो e रेज़ टू x dx लिखा जाएगा। e रेज़ टू माइनस y को ऊपर ले जाते हैं तो e रेज़ टू y dy इज इक्वल टू e रेज़ टू x dx लिख सकते हो। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, सो इंटीग्रेशन e रेज़ टू y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx। e रेज़ टू y का इंटीग्रेशन e रेज़ टू y रहता है, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x रहता है, प्लस c आपको लिखना है। सो ये प्लस e रेज़ टू x है, उसे लेफ्ट हैंड साइड ला दे तो माइनस e रेज़ टू x लिखा जाता है। सो e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x इक्वल टू c, वो हमारा आंसर रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 38 वाला, उसमें हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स में हमें पूछा गया है a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करेंगे, a प्लस बी को और a माइनस बी को निकाल लेंगे, यानी कि वो कौन सा पार्ट्स होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट x इक्वल टू a प्लस बी रख देते हैं, यानी कि हमें जो a दिया गया है और b दिया गया है उसका सम निकालेंगे तो x आ जाएगा। सो 5i प्लस i 6i माइनस j 3j 2j माइनस 3k माइनस 5k माइनस 8k, यानी कि हमारा x वेक्टर आ गया a प्लस बी वाला। अब बात करते हैं y वेक्टर की। तो y वेक्टर है हमारा a माइनस बी, यानी कि a वेक्टर और b वेक्टर का सब्ट्रैक्ट निकालना होगा। 5y में से आप देख सकते हो इधर 5y है, उसमें से अगर i को निकालूं तो 4i हो जाएगा, माइनस से माइनस 3j माइनस 4j माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 5k यानी कि 2k। अब बात करते हैं x वेक्टर और y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की। x वेक्टर हमने निकाला था 6i प्लस 2j माइनस 8k और y वेक्टर हमारा है 4i माइनस 4j प्लस 2k। 6 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करने से माइनस 8 मिलता है, माइनस 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस 16 मिलता है। सो 24 में से 8 को निकालो 16 में से 60 को निकालो तो 0 बचेगा। सो x डॉट y हमारा 0 मिलता है, यानी कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर हो तो उसका जो एंगल है वो ऑलवेज π/2 रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो π/2 रहेगा। अब बात करूंगा 39 वाला क्वेश्चन, उसमें पूछा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन द वेक्टर b, यानी कि a ऑन द वेक्टर b उसका प्रोजेक्शन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले a डॉट b निकालेंगे। a वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 2k, b वेक्टर है i प्लस 2j प्लस k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि ये 10 रहता है। अब b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि जो हमारा b वेक्टर है ये 1i प्लस 2j प्लस k, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका मोड निकालूं तो 1 2 1 हमारे पास b वेक्टर है 1 2 1, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमें रूट में निकालना होगा। सो 1 4 1 रूट 6 रहता है। अब फॉर्मूला की बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b, a डॉट b अपॉन मोड d। तो a डॉट b हमारा 10 था, मोड b हमारा रूट 6 था। रूट 6 से साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 10 रूट 6 अपॉन रूट 6 लिखना पड़ेगा। सो 10 रूट 6 अपॉन 6 हम लिखते हैं। 10 का फैक्टर 5 2 जा होगा, 6 का 3 2 जा 2 2 कैंसिल हो जाता है, 5 रूट 6 अपॉन 3 ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं 40 वाले क्वेश्चंस में। 40 वाला क्वेश्चंस बहुत इजी था, ये टेक्स्ट का है क्वेश्चंस। a इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ये फर्स्ट कंडीशन है। a इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a, यानी कि ये आपकी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। सेकंड कंडीशन है लैम्बडा इज ए नॉन स्केलर, तो ये होगी हमारी सेकंड वाली कंडीशन। अब इसका यूज करके हमें, और ये थर्ड वाली क्वेश्चन कंडीशन, इसे भी हम यूज कर लेंगे कि लैम्बडा a इज ए यूनिट वेक्टर। तो देखो इसे हमने पहले नोटिफिकेशन में यहां डाल दिया है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मोड a इज इक्वल टू a, lambda non zero scalar, lambda is not equal to 0, lambda a is a unit vector, so lambda a का मोड 1 रहता है। मोड को निकाल दो तो lambda का मोड और a का मोड सेपरेट लिख दो, लेकिन a का मोड हमें कौन सा दिया गया है a, सो आप इधर a लिख सकते हो। सो a की वैल्यू हमें 1 अपॉन मोड ऑफ lambda मिल जाती है, यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस है 41। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस था। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का और उसका वर्टाइसिस हमें दिया है a b और c।
तो पहले क्या करेंगे कि ए बी वेक्टर हम निकालेंगे। ए बी वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है मेरा 2 3 5 और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 1 1 2। तो 2 में से अगर 1 को निकाला जाए तो 1 रहता है, 3 में से 1 को निकाला जाए 2 रहता है, 5 में से 2 को निकाले तो 3 रहता है। उसी हिसाब से हमने बीसी वेक्टर को भी तैयार किया है। तो बीसी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को निकालना होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है 1 5 5 और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है 2 3 5। सो 1 में से अगर 2 को निकाला जाए -1 रहता है, 5 में से 3 को निकाला जाए 2 रहता है, 5 में से 5 को निकाला जाए तो 0 रहता है। अब ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सो पहली रो हमारी आई जे के रहेगी, सेकंड रो ए बी वाली रहेगी, ए बी वाली रो है 1 2 3, बी सी वाली रो थर्ड रखेंगे -1 2 0। अब देखो आई की इधर प्लस माइनस प्लस लिख देते हैं। सो आई 2 0 0 2 3 जा 6 माइनस जे 1 0 0 माइनस -3 यानी कि ये +3 हो गया प्लस के 2 1 जा 2 माइनस -2 यानी कि +2। सो ये -6 आई -3j और ये 4k मिल जाता है। अब उसका मोड भी हम निकाल देते हैं, यानी कि अंडर रूट -6 का स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, तो ये 36, ये 9 और ये 16 यानी कि √61 मिलता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका हमें फॉर्मूला रखना है 1/2 मोड AB क्रॉस BC। सो 1/2 AB क्रॉस BC का मोड √61 हमने लिखा है। सो √61/2 ये हमारा आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 वाला क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स A and B then मोड ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू मोड ऑफ A क्रॉस B। ये कंडीशन हमें दी गई है और हमें थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, मोड ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू मोड ऑफ A क्रॉस B लिख देते हैं। और बात करते हैं मोड ऑफ A डॉट B, ये उसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला है A मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B कॉस अल्फा। अगर आपको थीटा पूछा है तो अल्फा की जगह पे आपको थीटा लिखना होगा। मोड ऑफ A क्रॉस B मोड ऑफ A इंटू मोड ऑफ B इंटू साइन अल्फा या साइन थीटा। यहाँ थीटा पूछा है इसलिए मैंने थीटा रख दिया। सो मोड ऑफ A मोड ऑफ B कट हो जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे आप थीटा रख सकते हो अल्फा की जगह पे। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा कौन से एंगल में सेम है, तो दोनों π/4 वाले एंगल में सही है, यानी कि सेम है। सो अल्फा या अपना थीटा आप π/4 यहाँ लिख सकते हो। सो हमारा आंसर आएगा π/4। अब बात करते हैं 43 वाले क्वेश्चंस में। ये 43 वाला क्वेश्चंस बहुत इजी पूछा था। A और B वेक्टर्स हमें दिया गया था और मोड A क्रॉस B हमें निकालना था। तो पहले हम A क्रॉस B को निकालेंगे, बाद में उसका मोड निकाल देंगे। सो A क्रॉस B के लिए फर्स्ट आपको रो IJ के लिख लेनी है, बाद में A वाली रो आपको लिखनी है, वो है 1 -7 7 जो हमने यहाँ लिखा है। B वाली रो की बात करूं तो 3 -2 2 जो आपको यहाँ लिखनी है। I की बात करें तो -14 माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। उसी हिसाब से -j की बात करूं तो 2 -21 आपको लिखना है। k की बात करें तो -2 माइनस माइनस प्लस 21 लिखना है। सो ये हो गया 0, ये हो गया -19 और ये हो गया +19। सो 0i माइनस माइनस प्लस 19j प्लस 19k। अब उसका मोड निकालते हैं। सो 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आपको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। ये हो गया 2 टाइम 19 स्क्वायर। सो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि 19 आप लिख सकते हो।
2 का रूट नहीं निकलेगा, सो 19√2 ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करता हूं 44 वाले क्वेश्चंस की। 44 वाला क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5, यानी कि ये पॉइंट्स में से पास होती हुई हमें लाइन निकालनी है और वो लाइन है इस लाइन से पैरेलल। हमें जो गिवन लाइन है वो हमारी ये है, इससे पैरेलल लाइन हमें निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें जो पॉइंट्स दिया गया है उसे लिख देते हैं a -2 4 -5। हमें जो पैरेलल लाइन निकालनी है वो गिवन लाइन के हिसाब से निकालनी होगी। हमारी जो लाइन गिवन है वो x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। तो उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन कौन सी होगी, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन होगी 3 5 6 जो हमने यहां लिखी है। डायरेक्शन ऑफ लाइन बी 3 5 6 यानी कि 3i कैप 5j कैप 6k कैप। रिक्वायर्ड लाइन की बात करूं तो उसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना होगा। कार्टेशियन फॉर्म है x - x1/L1 y - y1/L2 z - z1/L3। x1 y1 z1 यानी कि जो लाइन है कौन से पॉइंट्स में से वो पास होती है, तो वो पॉइंट्स है हमारा -2 4 -5। तो ये हो गया हमारा x1 y1 z1। सो x1 की जगह पे मैंने -2 रखा है, y1 की जगह पे 4 रखा है और z1 की जगह पे -5 लिखा है। अब डायरेक्शन ऑफ लाइन हमारी कौन सी थी, 3 5 6। तो ये हो गया हमारा L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, यानी कि 3 5 6 आप लिख सकते हो। सो आंसर इज x -+2/3 y -4/5 एंड z + 5/6 ये रिक्वायर्ड लाइन हमारी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा 45 है। हमें दो लाइन दी गई है, उसके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो लाइन को हमें लिखना है। फर्स्ट लाइन है मेरी x + 3/3 is equal to y - 1/-5 equal to z + 3/4। तो इसका डायरेक्शन ऑफ लाइन कौन सा होगा, 3 - 5 4 यानी कि वो होगा b1। सेकंड लाइन है मेरी x + 1/1 is equal to y - 4/1 equal to z - 5/2। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन कौन सी रहेगी हमारी, 1 1 2 यानी कि b2 is equal to 1 1 2 हमें लिखना है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सो b1 डॉट b2 यानी कि 3 - 5 4 डॉट 1 1 2 3 1 जा 3 -5 × 1 -5 4 2 जा 8 यानी कि 8 + 3 11 में से 5 को निकालो तो 6 मिल जाएगा, यानी कि b1 डॉट b2 6 मिलता है। अब b1 और b2 का मोड निकाल देते हैं। b1 का मोड यानी कि 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर -5 का और 4 का स्क्वायर यहां लिखा है 9 25 16। तो इसका सम मुझे मिलेगा 50। b2 का मोड की बात करूं तो इन सभी का स्क्वायर कर दो, 1 1 2 का यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सो 1 1 4 यानी कि √6 मुझे मिलता है। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स यानी कि L1 L2 जो हमारी लाइन्स दी गई थी उसके बीच का एंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos θ इज इक्वल टू मोड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 इंटू मोड b2। अब देख लो, मोड b1 डॉट b2 हमारे पास 6 था, मोड b1 था √50, मोड b2 था √6, वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने 6 का ये फैक्टर निकाला है, √6 इंटू √6। √50 मीन्स 25 × 2 और √6 लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ √6 कट हो जाएगा। अब क्या किया मैंने, √6 का फैक्टर फिर से यहाँ निकाला है, √3 × √2, √25 और √2 मैंने लिखा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे √2 भी कट हो गया, सो √3 लिखा और 25 का √5 निकाला। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/5, ये हमें आंसर मिल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इस क्वेश्चंस में हमें इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18 12 और -4 दिया गया है और डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है। ये बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस हमें
हमारे पॉइंट्स 1 में भी दिया गया है। हमें जो डायरेक्शन रेशियो दिया है वो -8, 12 और -4 दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, अंडर रूट उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म में रख देते हैं। यानी कि a की वैल्यू है -18, b की वैल्यू ले लेते हैं 12 और c की वैल्यू ले लेते हैं -4। -18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 और -4 का स्क्वायर 16 रखना होगा। इन सभी का सम मुझे 484 मिलता है और उसका रूट 22 रहता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें ABC यानी कि रेशियो हमारा दिया गया था -18, 12, -4 रख दो और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने क्या निकाला है 22, तो हमें ये 22 भी यहाँ रख देना है। तो आप देख सकते हो -18 अपॉन 22 यानी कि -9 अपॉन 11 लिख सकते हो, 12 अपॉन 22 6 अपॉन 11 लिख सकते हो, -4 अपॉन 22 -2 अपॉन 11 लिख सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द लाइन। तो ये हमारा आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 वाला क्वेश्चन। ये हमारे 12 वाले चैप्टर में से था। अब देखो हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये फंक्शन हमें दिया गया है और हमारा कॉर्नर पॉइंट्स है 0, 10, 5, 5। ये कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। अब 0, 10 and 5, 5 the value of z are 9, 0 and 6, 0 respectively। the relation between p and q यानी कि p और q का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिख दिया है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब दो पॉइंट्स हमें दिया है, एक 0, 10 दिया गया है और दूसरा 5, 5 दिया गया है और उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है 9, 0 और 60। ये वैल्यू हमें दी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये 0, 10 है उसे x और y की जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ 0 और यहाँ हमें क्या लिखना है 10। सो p ऑफ 0 प्लस q ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या है 90। सो ये तो कट हो गया। सो 10q इज इक्वल टू 90। सो q इज इक्वल टू 90 अपॉन 10 यानी कि 9 मिल जाएगा। अब बात करूंगा z 5, 5 आगे 60 वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू वाई में आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स है एक्स और वाई वो 5, 5 लिखना है इज इक्वल टू 60। अब 5p q की वैल्यू मेरी 9 है। सो 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 60। ये प्लस माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 को निकालो तो 15 मिलेगा। सो p इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। सो आंसर p इज इक्वल टू 3 मिलता है। सो हमें यहाँ देख सकते हैं p की वैल्यू 3 मिली है और q की वैल्यू 9 मिली है, यानी कि q p से 3 गुना ज्यादा है। सो आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 3p। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 48। 48 क्वेश्चंस में भी हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं 0, 5, 0, 3, 1, 0, 6, 0 और उसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स लिखना है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हैं 0, 5, 0, 3, 1, 0 और 6, 0 वो हमें दिए गए हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो भी हमें दिया गया है -50x प्लस 20y। कुछ करना नहीं, सिर्फ x और y की वैल्यू रखनी है। आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। सो हमें x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 5 रखना है। तो ये 0 हो गया। सो 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 मिलता है। उसी हिसाब से x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, y की जगह पे 3 रख दिया। तो ये भी फिर से 0 हो गया। 23 जा 60 मिलता है। 1, 0 की बात करूं कि x की वैल्यू 1 लो, y की से 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, y की जगह पे 0 रख दो, ये पोर्शन कट हो जाएगा। सो ये मिल गया -50।
उसी हिसाब से 6 0 की बात करूं तो x की जगह पे 6 रख दो, y की जगह पे 0, ये पोर्शन निकल गया। -50 इंटू 6 -300। हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखनी है, तो आप देख सकते हो इन सभी में मिनिमम वैल्यू मेरी -300 है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा -300। अब बात करते हैं 49 वाले क्वेश्चंस की। 49 वाला क्वेश्चंस ये हमें प्रोबेबिलिटी में से पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। P of A is equal to 0.8, P of B 0.5 and P of B slash A 0.4, then P of A slash B हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है यानी कि ये 3 वैल्यू हमें दी गई है तो उसका यूज करेंगे। तो पहले इसकी बात करता हूं। P of B slash A हमें दिया गया है 0.4, तो P of B slash A उसका फॉर्मूला क्या है, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A आप लिख दो। P of A की वैल्यू आपको दी गई है 0.8, वो भी यहां हमने रख ली है। सो P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.8 का 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.32 मुझे मिल जाता है। सो P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 0.32। अब बात करते हैं P of A स्लेश B जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो P of A स्लेश B का फॉर्मूला है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.32, वो रख दो। P of B की हमें दी गई है 0.5, सो 0.32 अपॉन 0.5 यानी कि 0.64 ये हमारा आंसर रहता है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन 50 की। ये हमारी टेक्स्ट के अंदर हमें दिया गया है। Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that a head appears. The probability that actually there was a head. तो हम इवेंट E1 और इवेंट E2 लिख देते हैं। इवेंट E1 हमें दी गई है A speaks truth, वो हमने लिखी है इवेंट E1 A speak truth। उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 4/5, सो ये हमने लिख दिया है P of E1 4/5। अब इवेंट E2 की बात करूं तो A does not speak truth यानी कि P of E2 रहेगा 1 minus P of E1। E1 की वैल्यू है मेरी 4/5, सो 1 में से 4/5 को निकाल तो 5 minus 4 1/5 मिल जाता है। इवेंट A यानी कि जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी बात करूं तो एक्चुअली देयर वाज ए हेड, ये इवेंट A है। इवेंट E1 हो गई है यानी कि A speak truth, वो सही बोल रहा है और कहा गया है एक्चुअली देयर वाज ए हेड, तो ये पॉसिबल इवेंट्स है तो वो आप 1 लिख सकते हो। इवेंट E2 हो गई। इवेंट E2 मींस A डज नॉट स्पीक ट्रूथ और एक्चुअली देयर वाज ए हेड, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। सो बेस रूल्स के हिसाब से P of A का जो हमारा फॉर्मूला था P of E1 इंटू P of A स्लेस E1 प्लस P of E2 इंटू P of A स्लेस E2, उसको हमने लिखा है। P of E1 की वैल्यू हमें दी गई थी 4/5 और P of A स्लेस E1 वो पॉसिबल इवेंट है तो उसकी वैल्यू है 1। उसी हिसाब से P of E2 की वैल्यू यहाँ लिखी गई है 1/5 और P of A स्लेस E2 वो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी वैल्यू लिखी गई है 0। सो ये सब आपको वैल्यू यहाँ रखनी है। सो 4/5 इंटू 1 4/5 मिल जाएगा और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से वो 0 होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा 4/5। तो इसी टाइप से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।